हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, यानी आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ना, इन दोनों का डिस्कशन वहां पर कर लिया था। उनके कारण, निवारण है ना, संबंधित जो डायग्राम होते हैं उन सभी के विषय में मैंने आपको बता दिया था। उसके जस्ट बाद जो अगला नेत्र का डिफेक्ट रहेगा वो है जरा दूरदर्शिता। इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया, है ना। तो जरा दूरदर्शिता या इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेसबायोपिया। ठीक, अब ये जरा दूरदर्शिता क्या होता है तो देखिए, जरा दूरदर्शिता के विषय में बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों का क्या होता है, जब एज बढ़ती है ना, जब वृद्धावस्था आती है तो वहां पर क्या है कि निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को एक साथ हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, है ना। यानी ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे और ना तो पास की वस्तु दिखाई दे, तो उस कंडीशन को कहते हैं जरा दूरदर्शिता यानी प्रेसबायोपिया। ठीक, तो जरा दूरदर्शिता कहते हैं। उसके बाद ऐसे व्यक्ति द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें डबल फोकस होते हैं, है ना, उस लेंस का प्रयोग करते हैं। उस लेंस में होता क्या है, तो उस लेंस की ऊपरी सतह पर जो होता है वो अवतल लेंस लगा होता है, उसकी निचली सतह पर जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। भाई द्विफोकसी है, डबल फोकस, तो डबल फोकस के लिए ऊपरी वाली सतह पर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, निचली वाली सतह पर उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। बस व्यक्ति दूर की वस्तु भी देख पाएगा, पास की वस्तु भी देख पाएगा। इस प्रकार से इसका निवारण कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी ऊपरी सतह पर अवतल लेंस लगा होगा, निचली सतह पर उत्तल लेंस लगा होगा। ये भी मान्य एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, कंफ्यूज करने के लिए, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपरी सतह पर कौन सा लेंस लगा होता है, तो ऊपरी सतह पर अवतल लगा होता है, निचली सतह पर उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड अगला जो दोष है आपका, डिफेक्ट है, वो है अबिंदुकता यानी एंटीमेटिज्म। तो एंटीमेटिज्म या अबिंदुकता आपका सेकंड दोष है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, देखिए लिखा है कि नेत्र का वह दोष जिसमें कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, यह दोष अबिंदुकता कहलाता है। यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्थित, है ना, कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को जब कोई व्यक्ति पहचान न पाए या उनकी गिनती न कर पाए तो इस दोष को क्या कहते हैं, इस दोष को कहते हैं आपका अबिंदुकता, एंटीमेटिज्म। जैसे देखिएगा, यहां पर मैं आपके सामने एक छोटा सा समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बता देता हूं इसका। तो यहां पर ये लाइनें खींची हुई हैं, है ना, इस प्रकार से। तो कोई व्यक्ति अगर इन लाइनों को देख रहा है और कुछ दूरी पर देखने पर मान लिया इसको नहीं बता पाएगा, इसमें मान लिया अगर वो लाइनों को गिन करके नहीं बता पा रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली जो इस तरीके की लाइन बनी है इसको हम कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज। और इसमें जो ऊपर नीचे की ओर है, जैसे ये है आपकी, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। यानी ये आपकी क्या है, क्षैतिज लाइन है जो ऐसे बनी हुई है। ऊर्ध्वाधर क्या है, जो आपकी ऊपर से नीचे की ओर है, यानी ऐसे बनी हुई है। तो अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को पहचान नहीं पा रहा है या गिन नहीं पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस दोष को कह देंगे अबिंदुकता, एंटीमेटिज्म कह देंगे, है ना। जैसे आप जाली बनवाते हैं कहीं पर लगवाने के लिए घर वगैरह में, तो उसमें अगर जाली में कितनी हमारी क्षैतिज जो सरिया वगैरह लगी हुई है लाइनें, या जो ऊर्ध्वाधर हैं कितनी है संख्या में, अगर आप उनको नहीं गिन पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको समस्या क्या है, अबिंदुकता की है, एंटीमेटिज्म की है। ठीक, तो एंटीमेटिज्म समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से अगर लाइनें खींची गई हैं कहीं पर और आप उन लाइनों को देख करके पहचान नहीं पा रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, गिनती नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो अबिंदुकता की समस्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अबिंदुकता। अब इसका कारण क्या होता है अबिंदुकता का, तो जो एंटीमेटिज्म है अबिंदुकता, इसका कारण होता है कॉर्निया का गोल न होना। यानी नेत्र के अंदर अगर कॉर्निया गोल नहीं है तो अब ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। और अगर ये दोष हो गया तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान करने रखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? कॉर्निया का गोल ना होना। इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो बेलनाकार लेंस। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका एंटीमेटिज्म और प्रेस बायोपिया। अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले जो डिस्कशन है उसका मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो जस्ट उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं प्रिज्म के विषय में। देखिए, प्रिज्म है तो यहाँ पर प्रिज्म के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो प्रिज्म के बारे में, इसका डेरिवेशन, इसका जो निगमन होता है वहां पर करवाया जाता है। इसके बारे में काफी डिटेल में वहां है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी इसके विषय में रखना है। तो देखिए क्या है प्रिज्म। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। यानी किसी कोण पर झुके हुए, है ना, किसी कोण पर झुके हुए अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शी कांच का जो माध्यम होता है वही प्रिज्म कहलाता है ना। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम देखिए इसका कुछ ऐसे बनता है। सो यहां पर ये है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या है? ये बनता है प्रिज्म। ठीक, अब यहां पर क्या है, इसको हम कहते हैं, ये आपके जो होते हैं इनको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह है। तो ये दोनों क्या है आपके अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये सब क्या है? अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो यही कह रहा है कि किसी कोण पर झुके हुए। अब देखिए ये अपवर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ पर मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ को देखिए कहीं ना कहीं झुका हुआ है। ये दोनों इस साइड में, ये दोनों इस साइड में। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या है? कहीं ना कहीं पर झुके हुए हैं। तो इससे जो आकृति बनकर के तैयार होती है वो प्रिज्म कहलाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रिज्म के अंदर खासियत होती है। क्या खासियत होती है? तो प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने की क्षमता होती है। यानी जब आप इस प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश को प्रवाहित करेंगे, श्वेत प्रकाश को पास करेंगे, गुजारेंगे, यहां से निकालेंगे, तो उसमें क्या है कि आपको ये 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को बिखेर देता है। तो वो कहलाता है आपका प्रिज्म। ठीक, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको नाम हम क्या देंगे? इसका नाम देंगे प्रिज्म। ठीक, अब यहाँ पर जो कोण बने हुए, देखिए इनको कोण को जैसे यहाँ पर हम बना दें ये, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रिज्म कोण। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रिज्म कोण। तो ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण। वैसे यहाँ पर बना दे तो इसको भी क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। यहाँ पर बना दे इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। यानी यहाँ पर जितने भी कोण हैं आप जो बनाएंगे उनको कहा जाएगा प्रिज्म कोण। ठीक, अब अगर प्रिज्म कोण के डिफिनेशन देना हो तो क्या है? तो दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, ध्यान सुनिएगा, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने हुए कोण को, दो अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक, सीधी सिंपल सी डिफिनेशन। तो ये आपका हो गया प्रिज्म, ये प्रिज्म कोण, और ये हो गई इसकी सारी अपवर्तक सतह। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका प्रिज्म। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रिज्म के द्वारा जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, उसका जो विक्षेपण है, उसकी जो स्कैटरिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो स्कैटरिंग में क्या होता है? स्कैटरिंग देखिए, श्वेत प्रकाश कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जिसमें सारे कलर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, है ना, और दिखता है कंप्लीट रूप से वो हमें व्हाइट टाइप का दिखता है, सफेद दिखता है, इसलिए उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो लिखा क्या कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी सनलाइट, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो कैसा प्रकाश है? वो श्वेत प्रकाश है, यानी उस प्रकाश के अंदर सभी कलर मौजूद होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, यानी जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तब क्या होगा?
तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है, विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखरना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। 7 रंगों का जो समूह है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। शॉर्टकट में इन 7 रंगों के नाम तो विबग्योर आपने पढ़ा ही होगा। सामने देख रहे हैं यहाँ पर श्वेत प्रकाश है। जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ेगा तो प्रिज्म के अंदर इसकी खासियत होती है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देगा। तो जैसे इस प्रिज्म पर प्रकाश पड़ेगा 7 रंगों में देखिए क्या है, विभक्त हो गया। वी फॉर क्या होगा, वायलेट, ये हो जाएगा बैंगनी, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, है ना। तो एक क्रम आप विबग्योर से इसको याद रख सकते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि सबसे नीचे कौन है आपका, वायलेट है यानी बैंगनी है ना। तो वायलेट है, ये बैंगनी है। सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, तो सबसे कम विचलन देखिए किसका हुआ है, सीधे ऊपर देखिए लाल, रेड है। देखिए यहां से जो रेड आया है सबसे कम विचलन किसका है, रेड का है, रेड सबसे ऊपर। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है, तो विचलन का मतलब है सबसे ज्यादा कौन झुक गया इसमें, तो सबसे ज्यादा जो हुआ विचलन वो बैंगनी रंग का हुआ है। तो सबसे यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, वायलेट यानी बैंगनी का। सबसे कम विचलन किसका हुआ, तो सबसे कम विचलन हुआ रेड यानी लाल का। ठीक, उसके बाद पूछ लेता है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते घटते क्रम में लगाइए, या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी। तो देखिए नीचे से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आर फॉर क्या होता है, रेड मीन्स लाल। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। अब तरंग दैर्ध्य का जस्ट उल्टा परकीनन होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसका परकीनन उतना ही कम होगा, यानी वो उतना ही कम फैलेगा, है ना, वो ज्यादा बिखरेगा नहीं, फैलेगा नहीं प्रकाश। तो देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो परकीनन लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर परकीनन कहे आपसे तो परकीनन सबसे कम कहेगा तो किसका है, लाल का, है ना, लाल रंग का। तो परकीनन सबसे कम, तो परकीनन सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। सबसे अधिक परकीनन किसका होगा, तो सबसे अधिक परकीनन होगा बैंगनी रंग का, यानी ये सबसे ज्यादा फैलेगा। तो सबसे अधिक परकीनन किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। ठीक, तो ये प्रश्न आपको यहां से याद रखना है। उसके बाद अब ये जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी जो प्रकाश विभाजित हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन जो होता है कि जो सनलाइट है यानी सूर्य के प्रकाश है उसमें जो रंग हैं, जो कलर हैं सातों, उन सातों रंगों का जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न होने के कारण। मान लिया आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि श्वेत प्रकाश की घटना क्यों होती है, तो श्वेत प्रकाश की घटना इसलिए होती है क्योंकि श्वेत प्रकाश के अंदर जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। और अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने की वजह से प्रिज्म से जैसे ही श्वेत प्रकाश पड़ता है वो 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। स्क्रीन पर भी एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर भी बना हुआ है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बना हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो डायग्राम चाहे यहाँ से बोर्ड से बना सकते हैं या आप इसकी स्क्रीन वाला भी देख सकते हैं, उसको भी देख करके बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं है, बस ये कलरफुल डायग्राम है और ये यहाँ सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक, तो डिफरेंस इसका क्यों होता है ये, तो अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण। अब इसकी एक चीज और होती है, देखिए जब क्या होता है कि वायुमंडल में जब नमी रह जाती है, बरसात वगैरह जब होती है, बरसात के सीजन में अधिकतर देखा होगा कि जब हल्का फुल्का पानी गिरता है और वायुमंडल में नमी हो जाती है तो वहां पर रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण क्यों हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जो पानी है
है ना, जो जल है, जो वाटर है, उसकी जो बूंदे होती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।